गुड इवनिंग टू ऑल प्रेजेंट स्टूडेंट इन दिस क्लास। पिछले क्लास में कल कुछ जरूरी काम के कारण क्लास कल शाम में 4 से 5 नहीं ले पाए थे और होमवर्क दिए थे। उसके पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 जो क्वेश्चन था उसमें ए नंबर सॉल्व कर दिए थे और बी नंबर जो है होमवर्क दिए थे। तो देखिए, तो ए नंबर सॉल्व कर चुके हैं पहले 21 का, बी नंबर होमवर्क दिए थे। बहुत सारे स्टूडेंट उसको बनाकर भेजे हैं और अब आज आपको हम बी नंबर का सॉल्यूशन जो है बी नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। 21 क्वेश्चन एक बहुत लॉन्ग, बहुत टिपिकल टाइप का क्वेश्चन था और ये आपने देखा ही, बहुत लंबा क्वेश्चन था 21। ए नंबर सॉल्व हुआ है, बी नंबर अब बताते हैं। तो 21 का बी नंबर है एक बार क्वेश्चन फिर से लिख दे रहे हैं या क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहे हैं, सबके पास तो है ही। क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट 1.5 सेंटीमीटर इन साइज ऑब्जेक्ट का जो हाइट है 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कहता है आगे, इन द एबव अरेंजमेंट ऑफ कन्वेक्स लेंस। ये कन्वेक्स लेंस शुरू में है इसमें और कनकेव लेंस बाद में है। फिर लिखता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 40 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है शुरू में ये 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर कहता है डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय टू लेंस सिस्टम एंड साइज ऑफ इमेज। बताना है कि दोनों लेंसों के लिए मैग्निफिकेशन का क्या मान है और फिर कुल मैग्निफिकेशन कितना है और हाइट ऑफ इमेज कितना है। यही क्वेश्चन है 21 नंबर का बी नंबर क्वेश्चन का। देखिए, एक बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है। ए नंबर काफी लंबा था, बी इसके तुलना में छोटा है। तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन कह रहा है ये कन्वेक्स है और ये कनकेव है। कन्वेक्स कनकेव है। बीच का डिस्टेंस कितना है? 8 सेंटीमीटर। ए नंबर में दिया हुआ है बीच का डिस्टेंस कितना है? 8 सेंटीमीटर है। ए नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब देखिए, यहां से एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट से लाइट इस पर आया। अब ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है u है, ये दिया हुआ है 40 है। इस ऑब्जेक्ट का जो हाइट है ये दिया हुआ है 1.5 है। तो बताना है हम लोगों को कि मैग्निफिकेशन नेट कितना होगा और हाइट ऑफ इमेज फाइनल कितना होगा। तो पहले दोनों लेंस का मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। दोनों लेंस का मैग्निफिकेशन निकलेगा तभी नेट मैग्निफिकेशन निकल पाएगा, उसके बाद हाइट ऑफ इमेज निकल पाएगा। तो हम लोग चलते हैं पहले कन्वेक्स लेंस के लिए। तो लिख सकते हैं केस नंबर 1 फॉर कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u1 कितना है? 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। u1 मान लिए, पहला लेंस है इसलिए अब u1 मान लिए। और इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ है और ए नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है फोकल लेंथ दिया हुआ है। यहाँ पर इस जगह
हम लोग अब निकाल लेंगे 1/V1 माइनस 1/U1 इक्वल टू 1/F1 लेंस फार्मूला। ये हो गया 1/V1 माइनस U1 का मान है -40 और F1 का मान है 30। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/V1 इक्वल टू इस तरफ आ गया, यह आ गया 1/30 माइनस 1/40, इतना हो गया। अब डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं, डायरेक्ट मेथड। एलसीएम लेने का कई मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड में ले रहे हैं। ये हो जाएगा 30 × 40 और ये हो जाएगा 40 माइनस 30। यहाँ पे आ गया माइनस, ये हुआ कितना बचा 10 और ये कितना हुआ इतना, कितना हो गया 1/120। तो V1 का मान कितना आ गया 120 सेंटीमीटर। तो यहां से कितने डिस्टेंस पर इमेज बना कन्वेक्स लेंस का 120 सेंटीमीटर पे बना। अब इसका मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं M1 का मान कितना होगा, M इक्वल टू क्या होता है V/U, M1 क्या होगा V1/U1। V1 कितना है 120, U1 कितना है 40। तो मैग्निफिकेशन कन्वेक्स लेंस का कितना आ गया 3 आ गया। तो कन्वेक्स लेंस का मैग्निफिकेशन कितना आ गया 3 आ गया। ये क्वेश्चन जो चल रहा है ये सब एनसीईआरटी का 9.21 का बी नंबर चल रहा है। ए नंबर पिछले क्लास में बता दिए थे। अब मैग्निफिकेशन कन्वेक्स लेंस का इतना आ गया। अब यहाँ पे केस नंबर 2 फॉर कनकेव लेंस, क्या ऊपर यहाँ दिखाई पड़ रहा है सबको। चलिए यहाँ केस नंबर 2 में लेंस फार्मूला पहले ये निकाल लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट कहाँ होगा। तो बताए थे थ्योरी में कि 2 लेंस अगर हो तो वहां पर इक्विवेलेंट लेंस फॉर्म करता है और उस कंडीशन में जो फर्स्ट लेंस का इमेज होता है वो सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। एक बार फिर से सुनिए, 2 लेंस जब हो एक ही एक्सिस पर तो फर्स्ट लेंस का जो इमेज होता है वो सेकेंड लेंस का ऑब्जेक्ट होता है। तो फर्स्ट लेंस का इमेज कहाँ बना 120, यहां से 120 पर बना। तो अब यहां से 120 पे बना तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इसका इमेज यहां बना, फर्स्ट इमेज 120 पर। तो यहां से 120 हुआ तो यहां से कितना होगा 120 माइनस 8, तो हो जाएगा 120 माइनस 8 112 सेंटीमीटर। तो कनकेव लेंस का ऑब्जेक्ट दाईं ओर कितने डिस्टेंस पर है 112 सेंटीमीटर पर है। तो अब यहाँ पे इसका फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ ए नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है और फोकल लेंथ इसका कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पे लेंस फार्मूला यूज कर सकते हैं 1/V2 माइनस 1/U2 इक्वल टू 1/F2। अब ध्यान देना है यहाँ पर 1/V2 माइनस 1/U2 का मान 112 और ये -20, इसको उस तरफ ले गए तो 1/V2 इक्वल टू 112 और -112 और ये -1/20। 1/V2 का जो मान है इक्वल टू ये हो गया 112 × 20। डायरेक्ट यहाँ भी एलसीएम ले रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा 20 और -112। अब देख सकते हैं यहाँ पर मान कितना आएगा -92 और बाय 112 × 20। तो V2 का मान कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 112 × 20
बाय कितना 92 इतना आ जाएगा। अब इसको कैंसिल कीजिए 4 से, यहाँ पे रहने देते हैं, इसको ऊपर करेंगे क्योंकि फिर यहां तक नोट कीजिए। V2 का मान निकालिए। यहां तक दिख रहा है साहब? ऊपर का थोड़ा सा लेंस का फिगर कट रहा है, इसको थोड़ा सेट कर रहे हैं। क्लियर है? तो अगर मोबाइल में इस तरह पे रखने पर अगर नहीं दिखता हो तो इस तरह से कीजिएगा, साफ दिखने लगेगा। ऐसे में अगर फिगर कटता हो तो ऐसे करना है, साफ आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा साफ साफ। इधर का मिटा रहे हैं, यहां के बाद इधर आ रहे हैं, यहां के बाद इधर, और V2 इक्वल टू 1 1 2 20 92, यहां पे माइनस है, माइनस, इसको 4 से कैंसिल करते हैं, 23 आ गया, 28 हो गया, यह हो गया माइनस, यहां पर है 92, नीचे आ गया, यह ऊपर चला गया। तो 4 इंटू 8 इतना आ गया, और बाय 23 ये किसका मान आ गया? V2 का मान आ गया। अब मैग्निफिकेशन M2 इक्वल टू V2 बाय U2। V2 कितना है? 560 23, और U2 कितना है? 112। M2 का मान कितना हो जाएगा? माइनस, तो इसका डायरेक्शन बता रहा है बाई और, कितना हो जाएगा ये? 5/23। तो पहले लेंस का मैग्निफिकेशन कितना निकला? 3 निकला, और पहले लेंस का मैग्निफिकेशन 3, और दूसरे लेंस का मैग्निफिकेशन कितना निकला? 5/23। तो पहले लेंस का मैग्निफिकेशन है 3, और दूसरे लेंस का मैग्निफिकेशन निकाले कितना? 5/23। अब नेट मैग्निफिकेशन के लिए क्या करेंगे? बताए थे क्लास में, जब दो लेंस एक ही एक्सिस पर हो तो नेट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ बोथ लेंस। तो यहाँ पर नेट मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे? दोनों लेंस के मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। इसको नोट कर लिए है ना? अब मिटा रहे इसको, सबका नोट हो गया है? Now net magnification
m इक्वल टू m1 इंटू m2। m1 कितना है, m1 कितना निकला है 3, और m2 कितना निकला है 5/23। कितना हो गया 15/23। इसको सॉल्व करेंगे 0.65 और आगे अंक आएगा तो यही अप्रॉक्स आएगा m का मान। बट m इक्वल टू कितना होता है HI/HO। HI का मान कितना हो जाएगा m इंटू HO। m का मान कितना है 0.65 और HO का मान कितना है 1.5। 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे 0.98 सेंटीमीटर, इसका मान आएगा अप्रॉक्स। तो हाइट ऑफ इमेज कितना निकल गया 0.98 सेंटीमीटर, इसका हाइट ऑफ इमेज, फाइनल हाइट ऑफ इमेज होगा। तो ये था जो होमवर्क है, इसका ये जवाब था। ये सब बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और बहुत सारे टॉपर्स स्टूडेंट एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। एनसीईआरटी का सभी क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है। आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए, बनाना चाहिए और अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो देखिए ये सब क्वेश्चन आसान नहीं है, इसमें कई टर्न आता है और इस तरह से देख सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज का मान 0.98 सेंटीमीटर निकला और नेट मैग्निफिकेशन 0.65 मान निकला। यही था ये क्वेश्चन 21 का बी नंबर। इसको नोट कीजिए। चलिए सबका नोट हो गया। अब बढ़ेंगे हम लोग 22 नंबर तो बता दिए थे, 23 नंबर पर अब चलते हैं। इसको नोट कर लीजिए तेजी से। 23 जो स्टूडेंट एब्सेंट थे उनको बता दूं 22 पिछले क्लास में बता दिए हैं। 22 हो गया है, 23 पे चलते हैं। You are given prism made of crown glass and flint glass with wide variety angles, with wide variety angles, suggest अब इसको मिटा रहे हैं। suggest
combination of prism which will a number deviate a pencil of white light without much dispersion. B number, disperse a pencil of white light without much deviation. देखिए भाई, बहुत से स्टूडेंट मुझे पता है कि बुक लेकर के घर नहीं गए थे, बहुत का बुक रूम पे ही है और इसलिए हम क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दे रहे हैं। अब गौर करना है, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए केवल लिखा हुआ नहीं है, ये हिंदी मीडियम वाले के लिए भी है। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी इंग्लिश में क्वेश्चन को जरूर लिखिए, उससे आपका इंग्लिश का वर्ड पावर मजबूत होगा। और बहुत सारा फिजिक्स में इंग्लिश का ऐसा वर्ड आता है जो आपको बहुत आगे काम देगा, इसलिए क्वेश्चन को हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी इंग्लिश में अवश्य कॉपी में नोट किया कीजिए। क्लास में भी बोले होंगे, एक बार आज फिर बोले। अब इसका हिंदी बोल रहे हैं। इसका हिंदी है, आपको विविध कोणों के क्राउन कांच व फ्लेंट कांच के प्रिज्म दिए गए हैं। प्रिज्मों का कोई ऐसा संयोजन सुझाइए जो ए नंबर श्वेत प्रकाश के संकीर्ण पुंज को, ए नंबर बोल रहे हैं, श्वेत प्रकाश के संकीर्ण पुंज को बिना अधिक परिक्षेपित किए विचलित कर दे। बी नंबर, श्वेत प्रकाश के संकीर्ण पुंज को अधिक विचलित किए बिना परिक्षेपित कर दे। तो यही है क्वेश्चन का हिंदी, और आप लिख चुके होंगे और अब इसको सॉल्व करना है। देखिए भाई, यू आर गिवन प्रिज्म, आपको दो प्रिज्म दिया जाता है। एक प्रिज्म क्राउन कांच का है और दूसरा प्रिज्म फ्लिंट कांच का है। तो दो प्रिज्म दिया गया है, एक क्राउन कांच का, एक फ्लिंट कांच का। वाइड वैरायटी एंगल्स, दोनों का एंगल अलग अलग है। सजेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, इसका कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म के लिए सुझाव दें। ए नंबर, deviate a pencil of white light without much dispersion,
इसका मतलब याद आया, थ्योरी में पढ़ाए थे डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन, डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन। तो डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन यहां पर लागू होगा, मतलब वर्ण विक्षेपण रहित विचलन ए नंबर में लागू होगा। और बी नंबर डिस्पर्स पेंसिल ऑफ व्हाइट लाइट विदाउट मच डिस्पर्सन, इसका मतलब यहां पर जो होगा वर्ण विक्षेपण रहित विचलन होगा। तो यहाँ पर हम लोग दोनों चीज थ्योरी में पढ़ चुके हैं, थ्योरी में दोनों बताया हुआ है, लेकिन अब क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है, एक बार इसको सॉल्व कर लेना है। फिर से बता देते हैं। ए नंबर, ये है क्राउन ग्लास है और ये फ्लिंट ग्लास है। ए डैश लाइट आया, क्या है, डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन, डिविएशन हो रहा है लेकिन डिस्पर्सन नहीं हो रहा है। ऐसे डिस्पर्सन नहीं हो रहा है लेकिन डिविएशन हो रहा है। तो यहां पर देख सकते हैं डिस्पर्सन नहीं हो रहा है लेकिन डिविएशन हो रहा है, तो इसका ऐसे होगा, ये डिविएशन हो रहा है और डिस्पर्सन नहीं हो रहा है। डिस्पर्सन नहीं होने का मतलब है केवल सिंगल कलर का लाइट बाहर आ रहा है और डिविएशन यहाँ पर हो रहा है। तो ये थ्योरी में क्लास में पहले ही पढ़ा चुके हैं पूरा डिटेल से, लेकिन अब एक बार ये क्वेश्चन में भी आ गया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए भाई, फॉर डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन, फॉर डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन, वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। देखिए जी, ये कंडीशन जो है ये है डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन, मतलब ए नंबर में हम लोगों को कंडीशन निकालना है जब डिविएशन हो रहा है लेकिन डिस्पर्सन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन, तो जब डिस्पर्सन नहीं हो रहा है तो सिंस टोटल डिस्पर्सन इक्वल टू क्या होगा, 0। देखिए भाई, जब डिस्पर्सन नहीं हो रहा है इसका मतलब टोटल डिस्पर्सन का मान क्या होगा, 0। तो जब डिस्पर्सन नहीं हो रहा तो टोटल डिस्पर्सन 0। यह हो जाएगा डिस्पर्सन का फॉर्मूला क्राउन ग्लास के लिए म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस फ्लिंट ग्लास का म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश इक्वल टू 0। ये पूरा का पूरा हूबहू 100% थ्योरी आपको पढ़ा चुके हैं, बस वही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। अब देखिए, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इस टर्म को उधर ले गए तो ये हो जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए माइनस म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। तो ए डैश बाय ए इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर बाय म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश। क्वेश्चन फर्स्ट, ये तब प्राप्त हुआ जब
टोटल डिस्पर्सन का मान 0 है, मतलब डिस्पर्सन नहीं हुआ है, तब a डैश बाय ए का मान इतना आया। लेकिन डिविएशन तो हो रहा है, तो अब टोटल डिविएशन निकालेंगे। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं नेट डिविएशन। तो नेट डिविएशन इक्वल टू डेल प्लस डेल डैश टोटल डेविएशन, ये हो गया डी म्यू माइनस 1 इंटू ए प्लस म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। नेट डेविएशन का मान ये आ जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए से गुना और म्यू माइनस 1 इंटू ए से भाग, म्यू माइनस 1 इंटू ए से गुना और भाग करते हैं। तो अब इसका मान इतना हो जाएगा। अब देखिए ये मान इतना आ गया, ये वाला टर्म यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ म्यू माइनस 1 इंटू ए 1 और ये 1 ये प्लस, ये हो गया म्यू डैश माइनस 1 बाय म्यू माइनस 1 इंटू ए डैश बाय ए का मान यहाँ पे है माइनस, यह हो गया म्यू भी माइनस म्यू आर, ये म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश, इतना हो गया। अब इस दोनों को एक साथ, इस दोनों को एक साथ, जिसमें डैश नहीं है एक साथ, जिसमें डैश है उसको एक साथ। तो अब ये हो गया डी इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये 1 प्लस इंटू ये माइनस, यह हो गया म्यू भी माइनस म्यू आर बाय म्यू माइनस 1 इंटू, ये हो जाएगा म्यू डैश माइनस 1 बाय म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश। इसको क्या कहते हैं? ओमेगा। इसको क्या कहते हैं? 1 बाय ओमेगा डैश। तो ये मान आ जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए 1 माइनस ओमेगा बाय ओमेगा डैश। यही हो गया इसका कंडीशन। तो इसका 23 का ए नंबर इसी तरह से है और बी नंबर थ्योरी में बता चुके हैं। इसको वो जब डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन होगा तो फिर ये हुआ, जब डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन होगा तो बी नंबर होगा। थ्योरी का कॉपी देखिए, उसमें बता चुके हैं, उसको अपना होमवर्क बना लीजिएगा और फिर सेंड कर दीजिएगा, नोट कीजिए। पूरा पूरा सबको दिखाई पड़ रहा है? क्लियर है? यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे लगता है ये दिख पा रहा है। अब देखिए दिख रहा होगा। ऑनलाइन क्लास में इस तरह का प्रॉब्लम होता है, कभी लाइटिंग का, कभी कैमरा का, कभी साउंड का, कभी नेटवर्क का, ये सब चलते रहता है। नोट कीजिए। नोट हो गया? मिटा दें। बी नंबर अपने से बना लेना है। बी नंबर आपके थ्योरी में कॉपी में बनाया हुआ है, उससे आप अपडेट कर लीजिएगा। बी नंबर जस्ट इसका उल्टा है, उसमें निकालना है जस्ट इसका उल्टा।
Do yourself. Dispersion without deviation. क्लास कॉपी, इसको बी नंबर डू योर सेल्फ क्लास कॉपी में बताया हुआ है, मिल जाएगा, उसको अपडेट कर लेना है। ट्वेंटी फोर। For normal eye, the far point is at infinity, and the near point of distinct vision is about 25 centimeter. In front of the eye. The cornea of the eye provides a converging power of about 40 diopter, and the least converging power of eye lands behind the cornea. Behind the cornea is about 20 diopter. From this rough data,
estimate the range of accommodation of नॉर्मल आई। तो ये है एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 24। तो 1 नंबर से 24 नंबर तक हम लोग पहुंच गए हैं। एक एक क्वेश्चन आपको बताते जा रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और हर एक क्वेश्चन डिफरेंट है। तो एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन डिफरेंट है। सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह तैयारी करना चाहिए। और अब देखिए इसका हिंदी क्या है। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है इसका हिंदी लिखिए। इसका हिंदी है सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु। फिर से बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं इस क्वेश्चन का। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर तथा अस्पष्ट दर्शन का निकट बिंदु नेत्र के सामने लगभग 25 सेंटीमीटर पर होता है। नेत्र का स्वच्छ मंडल कॉर्निया लगभग 40 डायोप्टर की अभिसरण क्षमता प्रदान करता है। स्वच्छ मंडल के पीछे लेंस की अल्पतम अभिसरण क्षमता लगभग 20 डायोप्टर होती है। इस स्थूल आंकड़े से सामान्य नेत्र के परास का अनुमान लगाइए। इस स्थूल आंकड़े से सामान्य नेत्र लेंस के परास का अनुमान लगाइए। यही क्वेश्चन का हिंदी है। अब इसको सॉल्व करना है, पहले समझना है। देखिए, फॉर नॉर्मल आई द हार्ड पॉइंट इज इंफिनिटी। देखिए भाई, पहले इसको समझना है। जब किसी आदमी के आंख में कोई दोष नहीं है तो वह आदमी 25 सेंटीमीटर कम से कम और अधिक से अधिक अनंत तक देख सकता है। तो उस आदमी का पावर ऑफ एकोमोडेशन कितना हुआ? 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। एक बार फिर से, जब कोई आदमी स्वस्थ है, उसके आंख में कोई दोष नहीं है, तो वह आदमी कम से कम 25 सेंटीमीटर अधिक से अधिक अनंत तक के वस्तु को साफ साफ देख सकता है। इट इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। इसे मानव नेत्र का सामंजस्य क्षमता कहते हैं कि हम 25 सेंटीमीटर के वस्तु को भी देख रहे हैं और दूर अनंत तक के वस्तु को भी देखते हैं। ये पावर ऑफ एकोमोडेशन है। अब यहाँ पर कहता है कि डिस्टिंक्ट विजन इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। ये न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है और इसका पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है? इनफिनिटी है, 25 से इनफिनिटी है। तो देखिए, अब आगे लिखता है द कॉर्निया ऑफ द आई प्रोवाइड्स कन्वर्जिंग पावर 40 डायोप्टर। आंख का जो कॉर्निया है उसका आगे वाला हिस्सा का जो पावर है वो है 40 डायोप्टर और जो पीछे वाला हिस्सा है उसका है कितना? 20 डायोप्टर। यानी अब कॉर्निया में प्रॉब्लम आ गया है। तो कॉर्निया में प्रॉब्लम आया
तो आगे से दिख रहा है 40 डायप्टर के लिए लग रहा है और पीछे वाला हिस्सा से लग रहा है 20 डायप्टर। तो कहता है कि अब उसके आंख का पावर ऑफ एकोमोडेशन कितना होगा। अब ये क्वेश्चन है, देखिए समझिए, हम लोगों को यहां पर पावर, इसको अब सॉल्व कर रहे हैं, या हम पहले इसको क्वेश्चन को मिटा देते हैं। देखिए ये है हम लोगों का मानव नेत्र है, यहां पे कॉर्निया है। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर और मैक्सिमम कितना है इन्फिनिटी। इस रेंज को क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। एक स्वस्थ आदमी 25 सेंटीमीटर से अनंत तक के वस्तु को साफ साफ देख सकता है, लेकिन कॉर्निया में कहता है प्रॉब्लम आया है। तो कॉर्निया में जब प्रॉब्लम आया है तो शुरू में पावर दिया हुआ है 40 डायप्टर और बाद वाला पावर दिया हुआ है 20 डायप्टर, यानी कॉर्निया के अगले हिस्से का जो पावर है वो 40 डायप्टर है और पिछले हिस्से का जो पावर है वो 20 डायप्टर है। तो अब पावर डिफरेंट हुआ, कॉर्निया में प्रॉब्लम आया। तो अब देखिए यहाँ पर साफ है रेटिना अफेक्टेड होगा, रेटिना का सिस्टम बदलेगा यहाँ पर, क्योंकि आंख अब क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। तो अब देखिए नेट पावर निकाल लेते हैं, नेट पावर ऑफ रेटिना, नेट जो पावर हुआ रेटिना का, P इक्वल टू कितना हो गया, P1 प्लस P2, यह हो जाएगा 40 और प्लस 20। तो नेट पावर का मान कितना आ गया 60 डायप्टर। तो जो रेटिना है उसके अगले हिस्से का पावर उसके पिछले हिस्से का पावर ऐड हो जाएगा, तो नेट पावर आ जाएगा रेटिना का कितना 60 डायप्टर। अब हम लोग निकाल लेते हैं कि इसका फोकल लेंथ कितना होगा। तो यहां पर निकाल लेते हैं फोकल लेंथ, सिंस P इक्वल टू होता है 1/f इंटू 100, पढ़ाए थे, पावर ऑफ लेंस इक्वल टू होता है 1/f इंटू 100। यहाँ पे f का मान हो जाएगा 1/p इंटू 100। f इक्वल टू कितना पावर आया है 60 आया है, 60 यहाँ पे रख दिए, 60 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 5/3। तो यहाँ f का मान आ गया 5/3 सेंटीमीटर। f का मान कितना आ गया 5/3 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन है कि पहले वो अब कहां तक देख रहा है, अनंत तक। जब वो अनंत तक देख रहा है तब देखते हैं कि इमेज कहां बनेगा। तो यहां पर केस नंबर है फर्स्ट, फॉर इनफिनाइट ऑब्जेक्ट, फॉर इनफिनाइट ऑब्जेक्ट। तो यहां पर u का मान क्या हो गया इन्फिनिटी। अब ये प्रकाश कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से, u का मान इन्फिनिटी। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 1/v, u का कितना मान हो गया इन्फिनिटी हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट अब कहा इन्फिनिटी पर। तो यहाँ पर इन्फिनिटी हो गया और 1/f का वैल्यू कितना आया है 5/3। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3/5। तो 1/v इक्वल टू हो गया 3/5। तो v का मान हम लोगों को यहाँ पर therefore v का मान कितना हो गया जी 5/3 सेंटीमीटर। तो अब जो इमेज है वो कहाँ बनेगा, 5/3 सेंटीमीटर पर बनेगा, 5/3 सेंटीमीटर बनेगा जब ऑब्जेक्ट कहाँ है इन्फिनिटी पर है।
अब केस नंबर 2, कि इधर से हो गया यहां तक, इधर से यहां तक। अब केस नंबर 2, केस 2 और यहां तक दिखाई पड़ रहा है ऊपर में सबको। फॉर ऑब्जेक्ट एट 25 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट जो है लेस्ट डिस्टेंस पर है, लेस्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट अब कहाँ है, लेस्ट डिस्टेंस पर है, तो यहां पे हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। अब तो फोकल लेंथ बदल जाएगा, और अब जो फोकल लेंथ है वो चेंज कर जाएगा। जब फोकल लेंथ अब चेंज करेगा तो क्या मान लिए इसको, एफ डैश मान लिए, क्योंकि पहले फोकल लेंथ क्या था, एफ, अब क्या मान लिए, एफ डैश। यहां पर v का मान कितना है, 5/3। u का मान कितना हो गया, 25। अब ये ऑब्जेक्ट इतना पर हो गया, पहले कहाँ था, इनफिनिटी पर, है ना, और ये कहा गया 25 पर। तो अब 1 बाय क्या हो गया, ये एफ डैश, 1/f डैश इक्वल टू, इसको ऊपर ले गए 3/5। यहां साइन क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस इतना। अब देख सकते हैं 5 और 25 का एलसीएम कितना होगा, 5 और 25 का एलसीएम होगा 25 होगा, और ये हो जाएगा 15 प्लस 1, ये आ गया 16/25। तो 1/f डैश का मान कितना आ गया, इतना। न्यू पावर, न्यू पावर, अब न्यू पावर निकलेगा, नया पावर, क्योंकि फोकल लेंथ अब नया बदल गया। तो फोकल लेंथ जब बदल गया, क्योंकि पहले तो आंख ठीक था, बाद में तो आंख खराब हुआ, तो फोकल लेंथ चेंज हुआ, तो फोकल लेंथ अब इतना आ गया। तो अब न्यू पावर p डैश इक्वल टू 1/f डैश इंटू 100, 1/f डैश इंटू 100। यहां पर ये हो गया 1/f डैश का ही मान हो गया 16/25 इंटू 100। यहां पर 25 से 100 कटा 4 टाइम्स, तो न्यू पावर हो गया 64 डायोप्टर। तो न्यू पावर कितना हो गया, 64 डायोप्टर। अब रेंज हम लोग नया निकाल लेंगे, क्योंकि अब नया पावर जब 64 हो गया, तो पहले पावर कितना था शुरू का, 40। तो 64 माइनस 20, 64 माइनस 40, तो कितना बचेगा, 24। तो पावर कितना हो जाएगा, 20 से लेकर के 24 तक। तो इसको नोट कीजिए, फिर इसको लिखते हैं। नोट कीजिए, सभी लॉन्ग क्वेश्चन है, कोई शॉर्ट नहीं है, सभी लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है, नोट कीजिए। नोट करना है, ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर एक टर्न आया, यहाँ पे दूसरा टर्न है, यहाँ तीसरा टर्न है, चौथा टर्न है, पांचवा टर्न है, 5 टर्न आया एक एक क्वेश्चन में। और एक भी 5 टर्न क्या हुआ, 5 मोड़, एक भी मोड़ पर अगर आप मिस कर गए तो आपकी गाड़ी दूसरे डायरेक्शन में चली जाएगी, क्योंकि एक एक न्यूमेरिकल में कई टर्न होता है। तो सारे टर्न अगर आप अच्छी तरह पार करते हैं, तभी आप रिजल्ट तक पहुंच पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक टर्न है, दूसरा टर्न है, तीसरा टर्न है, चौथा टर्न है, पांचवा टर्न है। अब छठा टर्न क्या है, देखिए छठे टर्न पे चलते हैं। इधर तो लिख चुके हैं सब कोई, इसको मिटा रहे हैं। देखिए भाई, hence the new range P not equal to P dash minus P। तो
P डैश माइनस P1, P डैश हम लोगों को कितना आया है 64 और P1 कितना था 40, तो ये कितना आ गया 24। तो जब उस व्यक्ति का आंख खराब हुआ तो अब इसका न्यू पावर कितना आ गया 24 और पीछे वाला कितना है 20, आगे वाला कितना हो गया 24 हो गया। तो यहां पर लिख सकते हैं रेंज ऑफ पावर 20 डायोप्टर टू 24 डायोप्टर। तो रेंज ऑफ पावर का हुआ वो कितना हो गया, पहले कितना था 20 डायोप्टर, अब नया कितना आ गया 24 डायोप्टर। तो उस आदमी का अब जो रेटिना है, जो आंख का लेंस है, उसका पावर अब कहां से कहां तक बदलेगा 20 डायोप्टर से लेकर 24 डायोप्टर तक। इस क्वेश्चन में 5 और 1 6 टर्न आया, तो 6 टर्न को अगर आप पार करते हैं सही सही तो आप रिजल्ट तक पहुंचते हैं। अगर एक भी टर्न पर मिस करते हैं आप रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसी तरह से हम लोगों का जीवन भी है। इस जीवन में बहुत सारा मोड़ आता है, बहुत सारा सुख, बहुत सारा दुख, बहुत सारी कठिनाइयां, सब चीजों को झेलना पड़ता है। उस सारे चीजों को अगर आप झेलते हुए पार करते हैं तो अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। और अगर एक भी चीजों पर अगर आप मिस्ड होते हैं तो फिर अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकते। तो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का सभी प्रॉब्लम अपने आप में महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चन हम 1 से नंबर तक से लेकर 24 नंबर तक पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही क्वेश्चन इस टॉपिक में बाकी है। अगले दिन फिर आपको, और अभी समय बाकी है, चलिए अभी एक और क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां तक नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन और बताते हैं। नाइन 1.25 क्वेश्चन नंबर 25। पहले इंग्लिश में लिख लेना है। डज शॉर्ट साइटनेस और लॉन्ग साइटनेस imply necessarily that the eye has lost its ability of accommodation if not, what might cause these defects of vision? क्वेश्चन नंबर 25 अब बोर्ड पर सामने है और अब हम लोग बढ़ते हैं इसका हिंदी
लिखिए। जो हिंदी के विद्यार्थी हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के विद्यार्थी ये मत सोचिए कि इंग्लिश नहीं लिखना है, इंग्लिश भी आपको कॉपी में लिखना है। और इसमें बहुत सारा वर्ड ऐसा होता है जो आपके इंग्लिश के वोकैबुलरी को, वर्ड में पावर को इंक्रीज करेगा, इसलिए इंग्लिश में अवश्य कॉपी में लिखिए। चलिए हिंदी लिख लीजिए। हिंदी में है, क्या निकट दृष्टि दोष अथवा दीर्घ दृष्टि दोष द्वारा आवश्यक रूप से यह ध्वनित होता है कि नेत्र ने अपनी सामंजन क्षमता आंशिक रूप से खो दी है। नेत्र ने अपनी सामंजन क्षमता आंशिक रूप से खो दी है। यदि नहीं तो इन दृष्टि दोषों का क्या कारण हो सकता है? इन दृष्टि दोषों का क्या कारण हो सकता है? एक बार फिर से हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन इस बार तेजी से बोल रहे हैं। देखिए, सुनिएगा, मिलाना है केवल। क्या निकट दृष्टि दोष अथवा दीर्घ दृष्टि दोष द्वारा आवश्यक रूप से यह ध्वनित होता है कि नेत्र ने अपनी सामंजन क्षमता आंशिक रूप से खो दी है? यदि नहीं तो इन दृष्टि दोषों का क्या कारण हो सकता है? तो ये था इसका हिंदी। देखिए, अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, गौर करना है इसमें। तो पहले तो धीरे धीरे बोले थे, इस बार दूसरी बार थोड़ा तेजी से बोले, मिलाने के लिए बोले थे केवल। देखिए, डल शॉर्ट साइटनेस, क्या निकट दृष्टि दोष, लॉन्ग साइटनेस, दीर्घ दृष्टि दोष, imply necessarily that I has lost, यहाँ ध्यान देना है, I has lost ability of accommodation। अब सोचिए, जब दृष्टि दोष तो पढ़ाए हैं, कितने प्रकार का दृष्टि दोष होता है? 4 प्रकार का। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। तो क्या इसमें कहीं पे ऐसा लगा था कि पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है वो प्रभावित होता है? तो पावर ऑफ एकोमोडेशन के कारण दृष्टि दोष नहीं होता है। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन इज नॉट द काउज ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन। तो डिफेक्ट ऑफ विजन पावर ऑफ एकोमोडेशन के कारण नहीं होता है। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन के कारण नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इट इज द होमवर्क, इसको सॉल्व करके भेजना है। और ये होमवर्क रहा। पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है दृष्टि दोष से नहीं होता है, इसको लिख करके भेजना है, सॉल्व करके भेजना है। इट इज योर होमवर्क फॉर नेक्स्ट क्लास। एंड हम लोग मिलेंगे फिर अगले दिन और बढ़ेंगे फिर आगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।